नई शुरुआत का नाम है कैंसर हीलर, एक आशा की किरण। नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम कैंसर हीलर आशा की एक किरण में। दर्शकों, कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हजार नियामत, लेकिन जरा सोचिए कि जो लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं उनके लिए जीवन कैसा होता होगा। लेकिन यदि आप या आपका कोई अपना इस बीमारी से जूझ रहा है तो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आशा की किरण बनकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तरंग कृष्णा जी। यदि आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कैंसर वो नाम है जिसको सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन क्यों लोग इससे इतना डरते हैं और कैंसर होता कैसे है? देखिए, कैंसर इन्होंने एक हवा बना रखा है। कैंसर से नाम सुन लेने पर लोग डरना शुरू कर देते हैं। कैंसर का नाम सुन लेने पर लोग समझते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब उनके आगे कोई चारा नहीं बचा है, किसी की ज़िंदगी आगे नहीं बची है, और वो सोच लेते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर हो जाने पर जिया जा सकता है, कैंसर पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है, और कैंसर को काबू करके उसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी जीवन शैली के साथ जिया भी जा सकता है। कैंसर एक भयानक बीमारी नहीं है। कैंसर वंशानुगत जरूर है, लेकिन कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर हो जाने पर लोग सोच लेते हैं कि उनके पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है, और वो सोचने लगते हैं कि अब उनकी जिंदगी का अंत आ गया, अब उसके आगे कुछ भी संभव नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर का इलाज संभव है। हमारी दवाइयां कैंसर हीलर के द्वारा एक अच्छी जीवन शैली कैंसर में भी आप पा सकते हैं, और कैंसर से रिकवर भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक उम्मीद की किरण आपने जगा दी है दर्शकों के बीच में। इस विषय पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपकी जानना चाहूंगी। जैसे कि कहा जाता है कि 41 वर्षों से डॉक्टर कृष्णा कैंसर हीलर सेंटर लगातार लोगों की सेवा कर रहा है, कैंसर से मुक्ति दिला रहा है। क्या इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, कैंसर हीलर मेरे फादर साहब डॉक्टर हरि कृष्णा जी का इन्वेंशन है, उनकी खोज है, जिसमें 169 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन एक कैंसर हीलर मेडिसिन के द्वारा दिया जाता है। कैंसर हीलर मेरे फादर साहब की 1968 की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने कैंसर की इलाज करना शुरू किया। जब कैंसर में ऑलमोस्ट साल में या 2 साल में वो एक मरीज आता था, और उसमें वो शोध किया करते थे, एंड उसमें जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे तो धीरे धीरे करके मरीज उसी प्रकार से रिकवर होने लगे। धीरे धीरे करके जब उन्होंने वो मेडिसिन आगे लोगों में देनी शुरू करी, तो हमेशा जब भी ब्लड काउंट्स कराए जाते थे तो लोगों का इम्यून सिस्टम, जो भी मरीज होते थे उनका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाता था, वेयर पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर होने लगता था। जिसका हीमोग्लोबिन कम जा रहा है ब्लड कैंसर में, बोन मैरो फंक्शन में नहीं आ रही, या फिर पैंक्रियास कैंसर में उसकी भूख खत्म हो जा रही है, या फिर लिवर कैंसर में धीरे धीरे करके उसको लिवर में पीलिया हो जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, उन सब मरीजों को जब ये दवाइयां दी गई तो जिसको जॉन्डिस हो रहा था उसका जॉन्डिस रिकवर होना शुरू हो गया। इवन इन केसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जहां पर स्टंटिंग डालने की जरूरत पड़ती है, उसमें भी रिकवरी दिखने लगी। जहां पर बोन मैरो फंक्शन में नहीं था, और टीएलसी जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, जो ब्लास्ट सेल्स हैं, वो बढ़ते जा रहे थे, हीमोग्लोबिन नीचे गिरता जा रहा था, उसमें भी लोगों का ब्लड अपने आप बनने लगा, बोन मैरो फंक्शन में आ गया, पेशेंट रिकवर होने लगे। जिन लोगों को पैंक्रियास कैंसर था, जिन लोगों को बोन कैंसर था, असहनीय दर्द होता था, लोग अपना दर्द मिटाने के लिए मॉर्फिन देते थे। मॉर्फिन एक तरीके से एक दवा है, जिसमें दवा की तरह नहीं, वो दर्द को खत्म नहीं कर रही, लेकिन दर्द सहने की शक्ति को बढ़ा रही है, उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा रही है। और उसमें जहां पर मॉर्फिन भी चलती थी, जब हमारी दवाइयां कैंसर हीलर दी गई तो उनकी धीरे धीरे करके मॉर्फिन कम होने लगी, उनकी मॉर्फिन बंद होने लगी। इस तरीके के शोध करते 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 आज ये स्थिति आ गई है, जहां पर कैंसर हीलर जब मरीजों को दिया जाता है, जब लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, इवन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ भी ये दवाइयां दी जा सकती हैं। जो डॉक्टर्स ऑपरेट कर देते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर में उन्होंने ऑपरेट कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कर दी, और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करने के बाद पेशेंट ऑलरेडी बीमारी से जूझ रहा है, साथ ही साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं, उनके बाल उड़ जाते हैं, उनकी उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, उल्टियां बंद नहीं होती, वजन घटता जाता है, भूख खत्म हो जाती है, ब्लड काउंट्स नीचे गिरते जाते हैं। इन सभी में ही इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स जब पेशेंट जब हमारे यहाँ कैंसर हीलर दवा खाने के बाद उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं जहां पर कीमोथेरेपी हो रही होती है, तो डॉक्टर्स खुद चौंक जाते हैं और खुद चौंक कर कहते हैं, वेल टॉलरेटेड कीमोथेरेपी, अरे आपके ऊपर तो कीमोथेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये इन्हीं शोध का नतीजा है, ये इन्हीं रिजल्ट्स का नतीजा है, जिसमें आज कैंसर हीलर दवा जब दी जाती है, कैंसर हीलर जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जैसे जैसे इम्यून सिस्टम बढ़ता जाता है,
उसी तरीके से पेशेंट कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को भी टॉलरेट करता है। रेडियोथेरेपी के जितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड जल जाते हैं, ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं जो कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल भी जल जाते हैं, उन सबको काबू रखने में सक्षम करती है। साथ ही साथ जब बीमारी कैंसर में पेशेंट का शरीर एक तरीके से टूट जाता है और धीरे धीरे करके कैंसर पूरे शरीर पे काबू पा लेता है, जहां पर मेटास्टेसिस होनी शुरू हो जाती है, बीमारी फैलने लगती है, उस हालत में भी पेशेंट को रिकवर करने में सक्षम है। पेशेंट को एक डूबते को, जैसे कहा जाता है कि डूबते को किनारे लाने में सक्षम है। जी, बिल्कुल माना जा सकता है कि डूबते को तिनके का सहारा अगर होता है, तो इस समय जो आपका क्लिनिक है वो ये दायित्व निभा रहा है। चलिए हम अपने विषय की ओर आगे लौटते हैं और मैं जानना चाहूँगी कि कैंसर आखिर होता कैसे है, क्योंकि बहुत सारे वजह होती हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि अगर प्रिकॉशन रखा जाए तो इस बीमारी से लोग लड़ ही ना, उनके जीवन में ये समय ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और ये बीमारी होती क्यों है? जी, देखिए, कैंसर उस बीमारी का नाम है जिसमें हर एक सेल एक अपनी जो ग्रोथ होती है, हर एक सेल की एक अपनी ग्रोथ होती है। हर एक सेल की जब नॉर्मल अपना लाइफ स्पैन होता है, उस ग्रोथ को जब अनकंट्रोल हो जाती है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस सेल की ग्रोथ, हमारी शरीर में लाखों करोड़ों अरबों सेल हैं, हर कई सारे पूरे शरीर के कई सारे सेल से बना है। जब किसी भी हिस्से के सेल की ग्रोथ अननेचुरल होनी शुरू हो जाती है, जब वो किसी रीजन से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, ये फैक्टर्स पे भी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन किसी अननेचुरल इंट्रिंसिक फैक्टर से, किसी प्रभाव से इन सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है, हमारे काबू में नहीं रहती, हमारे वश में नहीं रहती। उस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के सेल को हम कैंसर का नाम देते हैं। मेरे फादर साहब ने एक लाइन कॉइन करी थी, जिसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो हर आम आदमी कैंसर से बच सकता है, कैंसर को काबू में कर सकता है, कैंसर को डायग्नोज करने से पहले, मतलब कैंसर को फैलने से पहले उसको काबू कर सकता है, उसको डायग्नोज कर सकता है। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। कोई भी चीज किसी भी तरीके से अगर आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है तो वो कैंसर का रूप हो सकती है। मसलन के तौर पर अगर किसी का गाल के बीच में गालों के दो दांतों के बीच में अगर गाल कट रहा है और उसको बार बार ट्रबल हो रही है, तो वो गाल का कैंसर हो सकता है। किसी के अगर स्त्रियों में अगर ब्रेस्ट में बार बार दर्द हो रहा है, हालांकि उनकी जो मासिक स्राव होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, उसमें ब्रेस्ट में पेन होते हैं, लेकिन अगर वो अननेचुरल पेन हो रहा है, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर, वो आगे चल के ब्रेस्ट में गांठ बन सकती है। छोटे बच्चों में अगर बार बार किसी को बुखार आ रहा है और किसी न किसी रीजन की वजह से वो रिकवर होता है, दवाइयां दी जाती हैं, बुखार टूटता है, लेकिन फिर दोबारा आ जाता है, वो भी कैंसर का रूप हो सकता है। तो कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। कई सारे फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में देखूं तो अब वैसा नहीं रह गया कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब से ही कैंसर होता है। पहले ये होता था कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, जो लोग बीड़ी पी रहे हैं, उनको ही कैंसर होना है। अब ऐसा नहीं है। वो भी लेडीज देखी हैं जिनमें लेडीज को गले का कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर हुआ है, जीभ का कैंसर हुआ है, जिसमें दूर दूर तक कोई खाने पीने की हिस्ट्री नहीं थी। सो अब रीजन कई सारे हैं। पॉल्यूशन, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, जेनेटिक फैक्टर्स, जिसको परिवार में अगर कैंसर वंशानुगत है, उस वजह से भी कैंसर हो सकता है। सो ऑलमोस्ट कई सारे फैक्टर्स है जिसको मैं आगे आने वाले उसमें प्रोग्राम में बताता हूँ। जी बिल्कुल, आगे चर्चा जरूर करेंगे। अभी सीमा जी चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, जान लेते हैं उनकी क्या समस्या है। जी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ जी नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ जी कि गले का कैंसर मतलब किस तरह से होता है, जैसे कि उसके लक्षण क्या हैं। जैसे मेरे पति को बहुत दिनों से 1-2 महीने हो गए लगभग कि उनको मतलब गले में खराश भी रहती है और कफ सा है और मतलब इन्फेक्शन टाइप है और दवाई लेने के बाद भी अभी ठीक नहीं हो रहा है गला। तो मैं उसका चेकअप कराना चाहिए कि क्या करना चाहिए मतलब में? देखिए, अगर सीमा जी दवाई लेने के बाद अगर गला ठीक नहीं हो रहा है तो बिल्कुल चेकअप कराना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हो सके, अगर गले के अंदर कोई परेशानी आ रही है या फिर बार बार कोई थूक वगैरह आ रहा है, तो उसमें आप थ्रोट स्वैप करा सकते हैं, थ्रोट स्वैप का कल्चर करा सकते हैं। अगर लग रहा है कि खाना खाने में अटक रहा है या थूक निगलने में अटकन हो रही है या खाना लेने के बाद धसका आ रहा है या उल्टी आ रही है, तो आप एंडोस्कोपी भी करा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को लापरवाही ना बरतें। जैसे ज़रूरी नहीं है, डरे नहीं कि कैंसर होने के लक्षण हो सकते हैं, बट क्योंकि आजकल कैंसर इतनी तेज़ी से फैल रहा है, तो जब जागो तब सवेरा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर उनकी हिस्ट्री नहीं है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब की, तो ज़रूर है कि वो कैंसर से कहीं ज़्यादा बचे हुए हैं, लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड चेकअप करा लेना बेहतर होगा।
एक एंडोस्कोपी करा सकते हैं, थ्रोट स्वैब कल्चर करा सकते हैं और वो जांच कराने के बाद अपने निकटतम जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। जी, तो दर्शकों आप देख रहे हैं डॉक्टर तरंग कृष्णा जी लगातार आपकी समस्याओं का समाधान करें। यदि आपको भी लगता है कि आप या आपका कोई अपना कैंसर से जूझ रहा है तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब, और जैसा कि मान लिया जाता है कि कोई भी गांठ होती है तो वो कैंसर हो सकता है, क्या ये सच है? नहीं, हर गांठ कैंसर की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की गांठें होती हैं। बट आजकल जिस हिसाब से कैंसर तेजी से फैल रहा है, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आजकल तेजी से कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, मतलब आगे आने वाले टाइम में अगर मैं WHO के आंकड़े देखूं, अगर मैं आगे आने वाले जितने भी रिसर्च हो रही हैं उनके आंकड़े देखें, तो अगर कोई ना कोई, जितने लोग ये टीवी देख रहे हैं, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कोई ना कोई अपने माइंड में ये जरूर आंक लेगा कि किसी ना किसी का जानकार कैंसर से जरूर पीड़ित है, किसी ना किसी के परिवार वाला कैंसर से जरूर पीड़ित है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में ही कोई कैंसर वाला हो, लेकिन आपके यार दोस्त में कोई जानने वाला, अरे उन्हें कैंसर हो गया, ओहो उन्हें कैंसर हो गया। रीजन क्या है? आजकल इतनी तेजी से सब जगह फैल रही है, तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, बाकी परेशानी इतनी ज्यादा है, रेडिएशन, स्ट्रेस, इन सब से ये सब फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारे DNA में चोट पहुंचती है और उस वजह से कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर गांठ कैंसर की नहीं होती। इट कैन बी कैंसरस, इट कैन नॉट बी कैंसरस। दो प्रकार की गांठें होती हैं, एक होती है बिनाइन, एक होती है इस मैलिग्नेंट। विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। कृष्णा जी फरीदाबाद से हमारे साथ हैं, जान लेते हैं उनकी क्या समस्या है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, जी। नमस्कार जी हेलो। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, सवाल करें। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मसूड़े में काला तिल है। जी। मसूड़े में दांत के नीचे, तो वो क्या? मसूड़े में काला तिल है? हाँ जी। नहीं, तो वो कुछ दर्द करता है, कोई आपको परेशानी हो रही है उससे? नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं हो रही, बस वो गहरे रंग का काला तिल है वैसे। नहीं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई तंबाकू वगैरह या पान मसाला का सेवन तो नहीं करते हैं आप? नहीं नहीं। नहीं, तो उसमें किसी भी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि आप, क्या उम्र होगी आपकी इस समय? 25 साल उम्र है जी। 25 साल उम्र है आपका। आपने नाम क्या बताया अपना? कृष्ण। सॉरी? कृष्णा। कृष्णा। कृष्ण। कृष्णा जी, ये मैं बताना चाहूंगा, 25 साल उम्र है, अभी आपकी कोई ज्यादा उम्र नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप अपने ऊपर ये जरूर प्रण ले लें कि आज के बाद या कभी भी आगे, क्योंकि यार दोस्त आपके कहीं ना कहीं पान मसाला या कोई ऐसा जरूर खाता होगा, अपने उसमें एक प्रण जरूर ले लें कि आप थ्रू आउट लाइफ सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब के सेवन से दूर रहेंगे, पहला। दूसरा, ये मसूड़े में जो भी तिल है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड इसको इवैल्यूएट जरूर कराते रहेंगे, इसका वॉच जरूर करते रहेंगे। अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब के सेवन से बचे रहेंगे तो इस तिल से कुछ ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, ना इसकी कोई ऐसी जांच कराने की जरूरत है। बस ये है कि इसको बीच में वॉच करते रहें, और अगर ये साइज बढ़ता है तब आप कभी भी डॉक्टर से सलाह करके आप इसको वॉच करा सकते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। बाकी इस पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ेंगे और हम चर्चा को जारी रखेंगे। आप जिक्र कर रहे थे कि गांठ के बारे में कि हर गांठ कैंसर नहीं होती। जी, हर गांठ कैंसर नहीं होती है। दो प्रकार की गांठें होती हैं, एक होती है बिनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट जो गांठें होती हैं वो कैंसरस होती ही हैं। बिनाइन जो गांठें होती हैं वो जरूरी नहीं है कैंसरस हो, वो नॉर्मल डिस्प्लास्टिक लीजन भी हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं, मतलब वो मैलिग्नेंट सेल्स उसमें नहीं होते। जो नॉर्मल गांठें होती हैं, जो नॉन कैंसरस गांठें होती हैं, नॉन कैंसरस गांठें दवाइयों से ही डिसॉल्व हो जाती हैं। कई दवाइयां हैं जिनसे अगर नॉन कैंसरस गांठें भी हैं तो उसको आप दवाइयों से डिसॉल्व कर सकते हैं। ऑपरेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऑपरेशन कराना कोई उपाय नहीं है। जनरली क्या होता है, गांठें हो जाने पर जब पेशेंट अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो इमीडिएट उसको कह देते हैं आप इसको कटवा लीजिए, आप इसको ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी जो गांठ होती है वो थ्रू आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, मतलब कोशिकाओं के थ्रू जोड़ी रहती है। अच्छे से अच्छा सर्जन 70% उसको नोच लेगा, 80% उसको नोच लेगा, 90% नोच लेगा, 10% वो कहीं ना कहीं जुड़ा रह जाएगा। जो भी 10% जुड़ा रह जाएगा वो 10% तेजी से फैलना शुरू कर देगा। उदाहरण के तौर पर एक गुलाब का पौधा है, आप उसकी कटिंग कर दो, तेजी से फैलता है। वही हाल कैंसर में होता है, जहां आपने कैंसर को छेड़ दिया फैलना शुरू कर देता है। कैंसर की स्टडी है, कैंसर के हमारे पास इवन एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जब हम लोगों ने अपना सर्वे कराया, जब हम लोगों ने सारे पेशेंट्स में इवैल्यूएट किया, जो हमने स्टडीज करी, उसमें खुद देखा गया कि ऑपरेशन हो जाने पर बीमारी और तेजी से फैलना शुरू कर देती है। अपनी जगह, जैसे किसी को गाल का कैंसर था, गाल में उसके मसूड़े में दाना हुआ, जैसे अभी उन्होंने बताया मसूड़े में दाना हुआ, छाला हुआ, छाला होने के बाद वो धीरे धीरे उसने बायोप्सी जांच कराई, बायोप्सी जांच में कैंसर आ गया।
उसमें उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, डॉक्टर्स ने कमांडो सर्जरी के थ्रू उसको पूरा जबड़ा जो है निकाल दिया और उसको ऑपरेट कर दिया। वहां से वो मेटास्टासाइज होकर, वहां से वो फैल कर बाकी ऑर्गन्स में चला गया, लंग्स में, लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में। ऑपरेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑपरेशन तभी कराया जाए जब बात अति हो जाए, जब एक देहाती भाषा में कहते हैं जब सातों फूट जाए, तब आप ऑपरेशन करा सकते हैं, बट अदरवाइज ऑपरेशन इज नो सॉल्यूशन फॉर अ कैंसर। ऑपरेशन तभी कराया जाए जब कोई आपके पास ऑप्शन ना बचे और बीमारी बहुत तेजी से फैल रही हो और जिसमें ऑपरेशन कराना आवश्यक हो जाए। अदरवाइज ऑपरेट करा लेने से बीमारी और तेजी से फैलती है। जहां तक गांठ का जांच का सवाल है, गांठ को आप बायोप्सी के बजाय FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, उसके थ्रू भी जांच करा सकते हैं। उसमें एक पतली सी पिन उस गांठ के अंदर डाली जाती है और उसका लिक्विड निकालकर उसको जांच पे भेजा जाता है। बायोप्सी में मांस का टुकड़ा निकाला जाता है। बायोप्सी में जब आप मांस का टुकड़ा निकालते हैं, खुदा ना खास्ता अगर वो कैंसरस हुआ तो वो फैलना शुरू कर देगा। तो बायोप्सी सबसे पहले ना कराएं, अगर हो सके FNAC कराएं। अगर FNAC में खुदा ना खास्ता कैंसरस आता है तो हमारे सेंटर्स दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली में भी 2 जगह हैं, तो आप किसी भी सेंटर पे जाकर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, उनसे जाके कंसल्ट कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत ही जेन्युइन सलाह दी जाएगी और क्लियरली आपको बता दिया जाएगा कि इसमें आगे किस तरीके से प्रोटोकॉल रखना है। कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है तो कीमोथेरेपी भी सलाह दी जाती है, रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है तो रेडियोथेरेपी भी सलाह दी जाती है। हर प्रकार के डॉक्टर्स हमारे सेंटर में मौजूद होते हैं। अगर इवन किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से भी सलाह लेने की जरूरत पड़ती है तो ऑन्कोलॉजिस्ट से भी सलाह दी जाती है और कंसर्न तरीके से, एक जैसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, हर प्रकार के अप्रोच अपनाकर मरीज को बेहतर बनाने की